हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो एक नया डालने जा रहे हैं और ये वीडियो बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम की कई एप्लीकेशंस हैं, उसी को इस लेक्चर में हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, दो वीडियो बनाएंगे क्योंकि एप्लीकेशंस थोड़ी ज्यादा हैं। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं यूज। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। तो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसकी? गॉस थ्योरम की। सबसे पहली एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एक वायर है, वायर समझते हैं आप, ये कोई एक वायर, ठीक। वायर पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, वायर पे क्या है? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये वायर इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इस वायर के थ्रू इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। लॉन्ग बोले जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग बोले, लॉन्ग माने इन्फिनाइट लेंथ, लॉन्ग माने इन्फिनाइट लेंथ। तो एक स्ट्रेट वायर ली है जो कि इन्फिनाइट लेंथ की है और इस वायर के कारण इस पी पॉइंट पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। उसी फॉर्मूले को हम लोग बनाएंगे। किसकी मदद से बनाएंगे? किसका यूज करके बनाएंगे? गॉस थ्योरम का यूज करके बनाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब इस वायर के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं। वो भी फॉर्मूला किसकी मदद से बनाएंगे? गॉस थ्योरम की मदद से बनाएंगे, गॉस थ्योरम का यूज करके बनाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? चलिए, तो सबसे पहली एप्लीकेशन यही पढ़ने चल रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर बोल लीजिए या रॉड बोल लीजिए, या रॉड भी हो सकती है या वायर भी हो सकती है। वायर एक 1D फिगर है, 1 डायमेंशनल है। हम ऐसी बात अभी कर रहे हैं क्योंकि वायर एक एक्सिस के अलोंग पड़ी है, मान लेते हैं। रॉड भी एक एक्सिस के अलोंग पड़ी है, तो या वायर बोलिए या रॉड बोलिए। तो इस वायर के थ्रू किसी पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है गॉस थ्योरम की मदद से। अच्छा, एक बात आपको और बता दी, हमने पीछे आप लोगों को लेक्चर्स में समझाया हुआ है। जैसे एक वायर है ये, ठीक है। तो इस वायर के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड होगी एंड परपेंडिकुलर टू द वायर होगी। इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के थ्रू इस पी पॉइंट पे इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे तो रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है। इस पी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली बाहर की तरफ एंड परपेंडिकुलर टू द वायर। देखिए, वायर के परपेंडिकुलर, यहां पे भी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वायर के परपेंडिकुलर होती है। किसी भी पॉइंट पे, इसके बहुत नियर बाई पॉइंट की बात करें चाहे दूर पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द वायर होती है। किसी भी पॉइंट पे आप उसकी डायरेक्शन चेक करेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द वायर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी को प्रूफ करने चलते हैं। किसकी मदद से? गॉस थ्योरम की मदद से। तो हम एक वायर ले रहे हैं। ये वायर इन्फिनाइटली लॉन्ग है। सबसे पहली बात की, ये वायर जो है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। ये देखिए, वायर ले रहे हैं, ये इन्फिनाइट लेंथ की है और इसमें चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वायर में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब गॉस थ्योरम हमको अप्लाई करना है। मान लेते हैं कि हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी मदद से? गॉस थ्योरम की मदद से। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या बताया था पिछले लेक्चर में? गॉसियन सरफेस मानेंगे। यहां पे हम गॉसियन सरफेस किसको ले सकते हैं? एक सिलेंडर को। ये क्या है आपका? एक सिलेंडर। ये देखिए, हमने एक
सिलेंडर लिया, ठीक है, और सिलेंडर के एक्सिस पे वायर रखी, ठीक है। सिलेंडर का क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया, इसी को गॉसियन सरफेस एज्यूम किया गया, गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस हमने जो माना है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, सिलेंडर एक 3D फिगर होता है, तो गॉसियन सरफेस भी क्लोज्ड है, यहां से भी क्लोज्ड है, यहां से भी क्लोज्ड है, यहां से एक 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस गॉसियन सरफेस हमने माना यहां पे। अच्छा, अब देखिए P पॉइंट तो यहां है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी। क्यों आपने बोला, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो ये अगर एक गॉसियन सरफेस है तो उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो चाहे आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए कुछ असम्पशन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या ले लें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसकी, वायर की। लैम्डा, इस वायर में 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा, 1 यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। Let lambda be the linear charge density and R be the radius of the cylinder। इस सिलेंडर का रेडियस हम कितना ले लें, R ले लें, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। एंड इस सिलेंडर की लेंथ कितनी ले लें, इस सिलेंडर की हम लेंथ कितनी ले लें, L लेंथ ले ली, एंड L बी द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। समझ पा रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है। गॉसियन सरफेस हमने माना, गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है और R उसका हमने क्या ले लिया, रेडियस, L क्या ले लिया, इसकी लेंथ ले ली सिलेंडर की, और इस सिलेंडर के अंदर एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे वायर रखी है, ये वायर सिलेंडर से बाहर जा रही है, इनफाइनाइट लेंथ की है, ये देखिए इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। तो ये वायर सिलेंडर से बाहर जा रही है पर सिलेंडर के एक्सिस पे रखी है। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉस थ्योरम क्या कहती है, समेशन E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गॉस लॉ बोलता है E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो यहां 3 सरफेस दिख रहे हैं हमको, एक सरफेस ये है S1, दूसरा सरफेस S2 ये है, एक कर्व्ड सरफेस ले लें S3। ये क्या हो गया आपका, ये कर्व्ड सरफेस S3। देखिए सिलेंडर के 3 सरफेस दिख रहे हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस गोल सा, एक ये वाला सरफेस, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन वाला, एक ये वाला सर्कुलर पोर्शन वाला। तो एक सरफेस, 2 सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस, 3 सरफेस हुए सिलेंडर के। ये तीनों सरफेस मिला देंगे तो सिलेंडर क्लोज्ड हो गया। क्लियर। तो अब गॉस लॉ अप्लाई करने चलते हैं हम लोग, यहां पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अब अगर आपसे ये बात बोले कि ये सिलेंडर हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर माना है, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस बराबर होगा, S1 जो है वो S2 के बराबर होगा, ये वाला सरफेस सर्कुलर सरफेस इस सर्कुलर सरफेस के बराबर होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर है अगर। तो कर्व्ड सरफेस कितना ले लिया, S3, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस पे हमने एरिया वेक्टर लिया, ये एक छोटा सा, पहले इस कर्व्ड सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ds। एलिमेंट क्या लिया, ds। ds क्या है, बहुत स्मॉल सरफेस। इस स्मॉल सरफेस का एरिया वेक्टर बनाया बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर कितना हो गया, ds वेक्टर, ठीक है। इसी स्मॉल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। ये एक वायर है,
वायर के देखिए परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियली आउटवर्ड है, दिख रही है। तो इस स्मॉल एलिमेंट सरफेस के लिए ये एक एलिमेंट लिया गया, इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है, देख लीजिए। अब अगर हम यहां पे S1 सरफेस का एरिया वेक्टर लें, मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर कितना ले लें, ds वेक्टर, एक स्मॉल एलिमेंट ले लें यहां पे भी, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, इसका एरिया वेक्टर ds डैश वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन पे है, ये देखिए बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds डैश के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दिख रहा है, बिल्कुल। अब आप यहां पे ले लीजिए एक स्मॉल सरफेस ले लीजिए ds डैश आपने क्या लिया, एक स्मॉल एरिया ले लिया, उतना ही एरिया लिया जितना एरिया यहां पे लिया था आपने। यहां का एरिया वेक्टर आपने बनाया ds डैश वेक्टर, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनता है। इसी एरिया वेक्टर पे, इसी एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, वायर के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। चलिए अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, दैट इज गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो पहले ये पोर्शन देख लें, E डॉट ds वेक्टर, LHS देख रहे हैं पहले, ठीक है, E डॉट ds वेक्टर, क्लोज्ड सरफेस बोला गया है, सिलेंडर एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, तो सिलेंडर क्लोज्ड कैसे हुआ है, इस सरफेस और कर्व्ड सरफेस को मिला के, ये कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, और ये S2 सरफेस हो गया, S1 सरफेस हो गया। तो सिलेंडर जो है S1 E डॉट ds डैश प्लस S2 E डॉट S डैश वेक्टर प्लस E डॉट ds वेक्टर S3। अब देखिए अगर ये तीन सरफेस को जोड़ दिया जाए तो एक क्लोज्ड सिलेंडर मिलेगा, क्लोज्ड सिलेंडर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, मतलब कि एक क्लोज्ड सिलेंडर मिलेगा कि नहीं आपको, बिल्कुल। ये सरफेस प्लस ये सरफेस प्लस ये सरफेस जोड़ देंगे तो सिलेंडर क्लोज्ड हो गया। तो ये देखिए ये सरफेस प्लस कर्व्ड सरफेस, ठीक है, मिला के आपको क्या मिल गया, क्लोज्ड। देखिए क्लोज्ड सरफेस मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। माने क्लोज सरफेस को हमने तोड़ दिया तीन सरफेस में, S1 S2 और S3 में। S3 क्या बता रहा है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब चलिए जरा आप हमको ये बताइए अब यहीं से कि ds S1 सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट हटेगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या होगा, cos 90 डिग्री। तो ये cos 90 कितना होता है, 0, तो ये 0 हो गया। यहां से भी देखिए सेकेंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट हटेगा cos 90, ठीक है, तो ये पोर्शन भी क्या हो गया, 0, cos 90 0 है। अब खाली कर्व्ड सरफेस बचा, कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर का कर्व्ड वाला पोर्शन। तो ये कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से डॉट हटेगा, क्या मिलेगा आपको, cos 0 डिग्री। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये दोनों पोर्शन, इसका और इसका, ये हट गए, ये दोनों सरफेस हट गए, खाली कर्व्ड सरफेस बचा। तो यहां पे टोटल सरफेस का मतलब समझ गए आप, टोटल सरफेस क्या है, खाली कर्व्ड सरफेस, दैट इज E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं E डॉट E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1।
तो टोटल सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस ही खाली बचा, कर्व्ड सरफेस ही खाली बचा गॉस थ्योरम में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे कर्व्ड सरफेस पे कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कर्व्ड सरफेस पे कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गई। देख लीजिए, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गई। ठीक, तो पूरे कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। गॉसियन सरफेस आपने माना है, इस कारण से इस कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तभी एक गॉसियन सरफेस हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ई डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हमने ई डॉट डीएस वेक्टर कैलकुलेट माने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, कितना है, ई 2 पाई आर एल। तो यहां पे जो हमने यहां कैलकुलेट किया है ये वैल्यू ये रही। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, ये हो गया एलएचएस, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब ये किसके बराबर होगा, इतना पोर्शन तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये पोर्शन निकालना बाकी है, चलिए निकाल ले। अब आप हमको ये बताइए क्यू इनसाइड कितना है, मतलब इनसाइड का मतलब समझ रहे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। गॉसियन सरफेस इतना है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर तो खाली इतना चार्ज। ये देखिए, सिलेंडर की लेंथ कहां से कहां तक है, सिलेंडर की लेंथ कहां से कहां तक है, सिलेंडर की लेंथ सिर्फ यहां से यहां तक है। ठीक है, ठीक, सिलेंडर की लेंथ तो इतनी ही है, ये देखिए। ठीक, तो इतना ही चार्ज तो कंसिडर किया जाएगा, मतलब कि खाली इतना ही चार्ज तो कंसिडर किया जाएगा जो सिलेंडर के अंदर है। गॉस थ्योरम यही तो बोलती है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो लीजिए, यहां क्यों इनसाइड पे, तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो लेना है। ठीक है, तो अगर एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल। ठीक, तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल। एक यूनिट लेंथ का चार्ज इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्यू इनसाइड निकल गया। किसके, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू एल, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू एल। ऐसे तो ये वायर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस तो एल लेंथ का है, तो आपको उतना ही चार्ज तो कंसिडर करना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, लैम्डा इंटू एल, एक यूनिट लेंथ में जितना चार्ज और सिलेंडर की लेंथ जितनी है मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा इंटू एल। तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस आ गया। तो अब इसको उठा के रख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब फ्रॉम 1 to, अभी पीछे एक पहली इक्वेशन बनाई थी, वो पहली इक्वेशन कितनी थी, 2 पाई आर एल। अब कितनी है क्यू इनसाइड, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल कट गया, बचा ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट होके आ गया। यहां से एक सबसे बड़ी चीज निकल के आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस के सिंगल पावर से अटैच। देखिए आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की सिंगल पावर से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अब आगे बोलेंगे, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई। आपको पहली एप्लीकेशन समझा दी कि अब ये वायर यहां पे भी हो सकती है या रॉड भी रखी जा सकती है, रॉड भी रख सकते हैं। तो हमने पहली एप्लीकेशन आपको डिस्कस करा दी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का देना चाह रहे हैं। चलिए आपको दे देते हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का मीनिंग क्या है। देखिए इधर
अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें, स्फेरिकल शेल की बात करें, स्फेरिकल शेल की, ठीक। स्फेरिकल शेल का मतलब समझते हैं अंदर से खाली। तो पहले यहां पे नॉन कंडक्टिंग ले लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग और यहां पे कंडक्टिंग। स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब समझते हैं अंदर से खाली। जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल का सरफेस होता है, अंदर हवा भरी रहती है, खाली अंदर से कह सकते हैं, ठीक है। या फिर प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, सरफेस होता है, अंदर क्या है, कुछ नहीं, खाली। तो स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो, नहीं समझ रहे? स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो, अंदर से खाली होगी। खाली होने का मतलब कोई मटेरियल अंदर नहीं है, ऐसा मान के चलिए, ठीक। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, देख लीजिए, आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए। बाई चांस आपने ये जो शेल है वो अंदर से खाली है और इसके सरफेस पे आपने चार्ज दिया, टोटल चार्ज कितना दिया, क्यू चार्ज दिया। टोटल चार्ज आपने सरफेस को कितना दिया, क्यू दिया। तो ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ये पूरे शेल पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। शेल एक 3D फिगर है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, शेल इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशन में सोचिएगा, जैसे बॉल होती है प्लास्टिक की, वो 3 डायमेंशनल होती है। तो वैसे ही आपने चार्जेस क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस पे, प्लास्टिक की बॉल पे, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के बीच में थोड़ा सा अंतर हम बताना चाह रहे हैं इसी केस में। अब आपने एक स्फेरिकल शेल और ली, वो कंडक्टिंग है। यहां पे ये स्फेरिकल शेल क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, और यहां पे स्फेरिकल शेल क्या है, कंडक्टिंग। आपने इस शेल के सरफेस पे चार्ज कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। कंडक्टिंग के, अब ये भी कंडक्टिंग, देखिए हॉलो है ये भी, ये स्फीयर भी अंदर से खाली है और इस सरफेस पे आपने चार्ज कितना दे दिया, क्यू चार्ज टोटल दे दिया इसके सरफेस पे। इसके अंदर तो खाली है, तो उसके सरफेस पे आपने चार्ज दिया, ये सरफेस पे ही चार्ज रह गए। यहां पे भी आपने नॉन कंडक्टिंग के केस में भी, ठीक है, चार्जेस दिया, तो वो सरफेस पे ही क्या हो गए, रह गए। तो आपने बोला इन दोनों में अंतर क्या है सर, कंडक्टिंग इसको क्यों बोल रहे हैं और उसको नॉन कंडक्टिंग क्यों बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ध्यान में रख लीजिएगा बेटा, जब भी आप स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, शेल की बात करते हैं, शेल मतलब अंदर से खाली, तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दोनों सेम होते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चार्ज आप इसके सरफेस में भी देंगे तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और यहां पे भी अब जब आप चार्ज देंगे कंडक्टिंग में तो उसके सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इन दोनों के केस में जब अंदर से शेल खाली है तो आप कह सकते हैं चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों केस क्या है, सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं बता सकते। आपने क्यू चार्ज यहां पे भी दिया और क्यू चार्ज यहां पे भी दिया, ठीक है, ठीक। तो चार्जेस क्या हो गए, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहां पे आपने क्या किया, सरफेस पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माने टोटल सरफेस पे चार्ज कितना दे दिया, क्यू, और यहां पे भी टोटल सरफेस पे चार्ज कितना दे दिया, क्यू। तो अगर शेल हॉलो है, ठीक है, हॉलो है, ठीक, शेल हमेशा हॉलो ही होती है, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों केस क्या हो जाते हैं, सेम। चार्ज इसको आपने सेम दिया, इसको भी सेम दिया, तो दोनों केस क्या हो गए सेम। तो इस केस में जब भी स्फेरिकल शेल की बात करेंगे तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक है। कंडक्टिंग भी वही होता है, नॉन कंडक्टिंग भी वही होता है। चलिए सॉलिड के बारे में समझाते हैं आपको, सॉलिड स्फीयर के बारे में। अगर ये एक सॉलिड स्फीयर ले लें, सॉलिड स्फीयर ले लें, ठीक है, सॉलिड, सॉलिड मतलब समझते हैं, क्रिकेट बॉल देखी है, वो ठोस होती है। तो एक सॉलिड स्फीयर हमने ये लिया, इसके अंदर मटेरियल भरा होता है कि नहीं, बिल्कुल सॉलिड है, अंदर मटेरियल होगा ही होगा। और यहां पे दो केस लेना चाह रहे हैं, पहला केस नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, और दूसरा केस कंडक्टिंग। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
अगर आपने दोनों ही स्फीयर सॉलिड ले लिया, सॉलिड का मतलब समझते हैं आप, अंदर से ठोस, ये अंदर से खाली था, ये अंदर से ठोस है, तो दो स्फीयर आपने लिए, एक नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है। क्लियर बात समझ में आई? अब आपने क्या किया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जब आप बात करें, आपने बाई चांस बाहर से चार्ज को इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करना मतलब चार्ज को स्फीयर के अंदर भेजा, स्फीयर के अंदर भेजा, स्फीयर के अंदर। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, और आपने चार्ज अगर स्फीयर के अंदर भेजे तो ये चार्ज वहीं जमा हो जाएंगे, वहीं जमा हो जाएंगे जहां पे आपने भेजे हैं इसको, मतलब स्फीयर के अंदर ही इकट्ठा होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है, स्फीयर के अंदर ही धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे। क्लियर बात समझ में आई? और यही अगर आपने, ये स्फीयर कंडक्टिंग है, तो अगर आपने चार्ज दिया, चार्ज को इंजेक्ट किया अंदर, मतलब चार्ज को भेजा स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर चार्ज भेज रहे, स्फीयर के अंदर आप चार्ज भेजेंगे तो विद इन ए सेकेंड वो स्फीयर के अंदर नहीं रहेगा, वो स्फीयर के सरफेस पे ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग है, सॉलिड है और कंडक्टिंग है, तो जो भी चार्ज आप स्फीयर के अंदर देंगे वो अंदर नहीं ठहरेगा, वो कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तो सबसे बड़ा अंतर यही पता चल रहा है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो आपने दिया है अंदर वो वहीं ठहर जाएगा और यहां पे चार्जेस क्या होने लगेंगे? पाइलअप होने लगेंगे। चार्जेस क्या होने लगेंगे? बिल्डअप होने लगेंगे। मतलब इस स्फीयर के अंदर चार्ज है अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब अगर आप चार्ज बाहर से देते हैं स्फीयर को, ठीक है, स्फीयर के अंदर भेजते हैं तो वो चार्ज अंदर ही ठहर जाएगा और वहीं पे क्या हो जाएगा? पाइलअप होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के केस में। बट अगर आप कंडक्टिंग की बात करते हैं, कोई भी चार्ज आप स्फीयर के अंदर देंगे और ये स्फीयर अगर कंडक्टिंग है तो वो चार्ज हमेशा क्या आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। जितना भी आप चार्ज दे दीजिए, 1 करोड़ चार्ज भी देंगे आप, 1 करोड़ चार्ज भी अंदर देंगे तो भी वो क्या होगा? विद इन ए सेकेंड स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि स्फीयर क्या है? कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग स्फीयर की ये प्रॉपर्टी होती। मतलब स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना बचेगा? स्फीयर के अंदर 0 चार्ज बचेगा। मतलब कि स्फीयर के अंदर जो भी एक्सेस चार्ज आपने दिया है, स्फीयर के अंदर जो भी बाहर से चार्ज दिया वो एक्सेस चार्ज हुआ ना। जो भी चार्ज आपने बाहर से दिया वो चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं रहा। स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है? 0, क्योंकि जैसे ही आपने चार्ज दिया वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तुरंत सरफेस पे आ गया विद इन ए सेकेंड। तो ये कंडक्टर की या फिर कंडक्टिंग बॉडीज की प्रॉपर्टी होती है। यही कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी है, ये भी ध्यान रखिए। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज आप देंगे वो तुरंत सरफेस पे आ जाएगा। वैसे ही कोई कंडक्टिंग बॉडी है, उसके अंदर आप चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे यही समझाने का प्रयास है कि जो चार्ज आप दिए ये सरफेस पे आ गया, बट यहाँ पे सरफेस पे नहीं आया, वहीं जमा हो गया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। अच्छा ये बताइए आप कि हॉलो स्फीयर जब था, मतलब कि स्फेरिकल शेल थी, ये हॉलो स्फीयर है दोनों, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। अगर ये हॉलो है तो दोनों केस क्या है? सेम है, क्योंकि जो चार्ज आप सरफेस पे देंगे वो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन कंडक्टिंग में भी और यहां पे भी कंडक्टिंग में भी सरफेस पे ही चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं बता पाएंगे। अब आप ये बताइए, ये दोनों केस तो सेम है, साथ में ये केस भी तो सेम हो गया। देखिए जरा, अगर ये सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज आप स्फीयर के अंदर देंगे वो सारा चार्ज कहां आ जाएगा? स्फीयर के सरफेस पे। तो स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये बताइए, अंदर स्फीयर के कितना चार्ज है? 0। यहां पे भी अंदर स्फीयर के कितना चार्ज है? 0। यहां पे भी देखिए अंदर स्फीयर के कितना चार्ज है? 0। मतलब हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों केस सेम हो गए कि नहीं? मतलब ये केस और ये केस तीनों सेम हो गए कि नहीं? तो हमेशा सीबीएसई हो
या फिर आईआईटी मेंस का पेपर हो, बड़ा घुमा के बात करता है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हमेशा ध्यान में रखिए, स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो सेम केस। क्लियर? अगर घुमा के बोले कि सॉलिड स्फीयर इज कंडक्टिंग, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? हॉलो शेल की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हॉलो शेल की। कंडक्टिंग हॉलो शेल समझ लीजिए या नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल समझ लीजिए, क्योंकि जो भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, उसके चार्ज हमेशा सरफेस पे आ जाएंगे। तो अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, अंदर खाली है, चार्ज अंदर खाली हो गया। तो वही केस कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल शेल का केस है वही सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग का केस है। बट यहां पे नॉन कंडक्टिंग का केस हम लोग डिस्कस कराएंगे। इस सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे कैलकुलेट करने हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन को डिस्कस करा लेते हैं गॉस थ्योरम की। दूसरी एप्लीकेशन क्या कहती है? देखिए, दूसरी एप्लीकेशन हम लोग एक स्फेरिकल शेल ले रहे हैं, ठीक है, और उस स्फेरिकल शेल के द्वारा, जैसे ये एक स्फेरिकल शेल ली, स्फेरिकल शेल का मतलब समझ रहे हैं, अंदर से खाली, और इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे हमने चार्जेस को क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, ये एक स्फेरिकल शेल ली, शेल का मतलब प्लास्टिक की बॉल। प्लास्टिक की बॉल आपने देखी है, अंदर से खाली होती है। प्लास्टिक की बॉल अंदर से खाली, फुटबॉल भी अंदर से खाली। फुटबॉल के सरफेस होता है, प्लास्टिक की बॉल के भी सरफेस होता है। तो उसके सरफेस पे हमने चार्ज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माने टोटल चार्ज हमने कितना इसके सरफेस पे दिया? मान लेते हैं Q। टोटल सरफेस पे चार्ज कितना दे दिया? Q। तो ये एक स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर, ठीक है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस स्फीयर के, और हम इस स्फीयर के कारण, इस पे, इसके सरफेस पे चार्ज है, इस स्फीयर के कारण, स्फेरिकल शेल के कारण स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। किसकी मदद से? गॉस थ्योरम की मदद से। तो एक स्फीयर ले लिया हमने, हॉलो स्फीयर। देखिए टॉपिक यही कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो अभी पीछे जस्ट आपको समझाया, कंडक्टिंग हो, चाहे ये शेल कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो तीनों केस के लिए यही प्रूफ वैलिड है। यही जो प्रूफ हम लोग करने चल रहे हैं। प्रूफ क्या करने चल रहे हैं? इस स्फीयर के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो ये तीनों केस के लिए सेम प्रूफ होगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रूफ आप करेंगे। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी यही प्रूफ करेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अभी पीछे कंसेप्ट आपको दे दिए हैं वहां से। तो चलिए सबसे पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम क्या करेंगे? एक स्फीयर ले लें, ठीक है, ये देखिए एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर पे हमने टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना दे दिया? स्मॉल q। मान लेते हैं कि स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल शेल है, अंदर से स्फीयर खाली है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, और उसके सरफेस पे हमने चार्जेस दे दिए। स्फीयर का रेडियस हम मान लेते हैं कि हमने कितना ले लिया? स्फीयर का रेडियस r ले लिया। स्फीयर का सेंटर ले लें O। अब सबसे पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना चाह रहे हैं? बाहर, इस स्फीयर के बाहर। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, P पॉइंट पे। इस स्फीयर के कारण, इस स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किसकी मदद से? गॉस थ्योरम की मदद से। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन होता है? गॉसियन सरफेस वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, वही गॉसियन सरफेस हो सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर
के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। तो हमेशा गॉसियन सरफेस वही मानिए जिसके पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो और इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री। तो यहां पे सिंपल सी बात है, गॉसियन सरफेस हम लोग मान ले। ये पॉइंट क्या है, स्फीयर के बाहर है। पहला केस हम लोग कर रहे हैं आउटसाइड, आउटसाइड का केस कर रहे हैं हम लोग, माने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हम क्या ले लें, ये P पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना ले। ये देखिए गॉसियन सरफेस एक हमने क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस एक, गॉसियन सरफेस एक हमने स्फीयर ले लिया। अच्छा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी होगी, इस P पॉइंट पे भी सेम वैल्यू होगी। इस पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर ये गॉसियन सरफेस हमने माना तो इसके पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि लेट कर लेते हैं इसका रेडियस कितना ले लें, स्मॉल आर। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना ले लें, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना ले लें, स्मॉल आर। अब ये जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन आर है कि नहीं, आर इज ग्रेटर देन आर। इस स्फीयर के रेडियस से गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, ज्यादा है, आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तभी ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड द स्फीयर है। अब आप नोटिस करिए इस ये डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी स्क्वायर के टर्म्स में। तो यहां पे अगर ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये डिस्टेंस भी तो आर है। तो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। तो इस कारण से इस पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और साथ में अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ। समझ गए, स्फीयर के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। अब आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा, ठीक है, गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। उस एलिमेंट का एरिया कितना हो गया, ds, और इसका एरिया वेक्टर कितना हो गया, ds वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर कितना हो गया, ds वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये एरिया ds वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना बेटा, 0 डिग्री। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए, उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो मानिए ये क्या है, गॉसियन सरफेस हो सकता है, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया हमने फिलफिल कर दिया। पहला क्राइटेरिया क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के कांस्टेंट है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो कहीं पे भी आप यहां पे भी एक एलिमेंट लेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। चाहे यहां पे ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। E डॉट ds वेक्टर वेक्टर इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना बताया गया है, टोटल चार्ज स्मॉल q। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। एलएचएस देखिए, डॉट प्रोडक्ट हटेगा, E डॉट ds। अच्छा, ये गॉस थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कितना होगा, cos 0 डिग्री। क्यों, E और ds के बीच का एंगल, गॉसियन सरफेस पे E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गॉसियन सरफेस के लिए क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, ds अंदर रह गया, cos 0 1 होता है, इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, E
अब ये बताइए इस पूरे गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया यहां पे लिया गया है, ठीक है। गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया लिया गया, दैट इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए, करेक्ट। अब ये बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? गॉसियन सरफेस, जो ये रेड वाला है वो गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू। कितना है? क्यू। तो क्यू इनसाइड कितना है? क्यू इनसाइड कितना है? क्यू, दैट इज E इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया। अगर ये कोई स्फेरिकल शेल है और स्फेरिकल शेल के बाहर पॉइंट लाई कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्लियर यही बता रहा है कि आप इस स्फीयर को के बाहर अगर जाते हैं, माने इस स्फीयर के थ्रू बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस शेल के बाहर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इस स्फेरिकल शेल को एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए और वो पॉइंट चार्ज कहां पे केंद्रित है? उसके सेंटर पे, स्फेरिकल शेल के सेंटर पे। माने इस पूरी स्फेरिकल शेल को आप क्या मान लीजिए? एक पॉइंट चार्ज। क्या मान लीजिए? एक पॉइंट चार्ज। और वो पॉइंट चार्ज कहां पे केंद्रित है? उसके सेंटर पे, इस शेल के सेंटर पे। और जितना इस शेल पे टोटल चार्ज है उतना ही उस सेंटर पे चार्ज केंद्रित है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्लियर यही बता रहा है कि अगर आप स्फीयर के बाहर जा रहे हैं तो स्फीयर को क्या ट्रीट कर लीजिए? एज ए पॉइंट चार्ज। स्फीयर को क्या ट्रीट कर लीजिए? एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये एक्सप्रेशन यही बताने में लगा है। अगर कोई पॉइंट चार्ज होता, ये कोई पॉइंट चार्ज है और किसी आर दूरी पे मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होती। अब ये तो पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे तो स्फीयर था, स्फेरिकल शेल है, उसके द्वारा स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब ये स्फीयर कैसा? एज ए पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस स्फीयर को आप क्या ले लेंगे? एक पॉइंट चार्ज, जो कि जहां पे कहां पे केंद्रित है? इस स्फीयर के सेंटर पे केंद्रित है, टोटल चार्ज लेके। टोटल चार्ज ये रहा, टोटल चार्ज यहीं पे उसके सेंटर पे केंद्रित है। तो हमेशा ही किया करिए जब भी स्फीयर की बात आए, स्फीयर के बाहर पॉइंट, बाहर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्फीयर को ऐसे पॉइंट चार्ज मान के किया करिए हमेशा। तो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्फीयर क्या हो गया? पॉइंट चार्ज। चलिए स्फीयर के सरफेस पे सेकंड केस ले लेते हैं। अच्छा, इसी में एक केस और हमको बताना जरूरी लगता है। मान लेते हैं कि कई बार परेशान हो जाते हैं बच्चे, चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यहां पे अगर टोटल चार्ज दिया है स्मॉल क्यू, तब तो आ गया ये एक्सप्रेशन, ठीक। अगर हम आपसे ये बात बोले कि यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा, ठीक, तो कई बुकें ऐसे भी कर रही हैं, थोड़ा समझ लीजिए। अगर टोटल चार्ज स्फीयर पे दिया है तो ये आया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? इतनी आई। अगर ये बोला जाता कि इसकी स्फेरिकल शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, तब ये एक्सप्रेशन किस में बदल जाता? अगर वही न्यूमेरिकल में दिया होता, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, माने इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी रखी है? सिग्मा। माने एक यूनिट सरफेस एरिया में, एक यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा, ठीक है। तब ये एक्सप्रेशन कैसे बदलते आप? तो टोटल चार्ज कैसे निकालते? क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कैसे निकलता? बोलिए, क्यू इनसाइड कैसे निकलता? मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होता? एक यूनिट सरफेस में जितना चार्ज है, देखिए एक यूनिट सरफेस में जितना चार्ज है
क्लियर बात समझ में आई। और एक यूनिट सरफेस में जितना चार्ज है, मतलब एक यूनिट सरफेस ये ले लीजिए, ठीक है, एक यूनिट सरफेस में सिग्मा चार्ज है, तो इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, स्फीयर के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो स्फीयर का रेडियस लेंगे, किसका, उस स्फीयर को लेंगे जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, गॉसियन सरफेस का रेडियस नहीं लेंगे। क्लियर, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो इस पूरे स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना होगा, एक यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा, तो इस टोटल सरफेस से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया कितना है स्फीयर का, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये क्यू इनसाइड निकल आया। क्यू इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कब करेंगे, ये तब करेंगे जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो। अगर ये नहीं दे रखी, डायरेक्टली टोटल चार्ज दिया है, तो ये डायरेक्टली लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर विल बी दिस मच, ठीक। बट अगर टोटल चार्ज ये नहीं दिया है और सिग्मा दिया है इसी क्वेश्चन में, तो बदलेंगे कैसे, क्यू इनसाइड, क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, अब यहां पे देखिए, क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कट गया, बचा कितना, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बदल गया, देखिए यहां पे अलग हो गया, यहां पे अलग हो गया, ये चीज ध्यान में रखेंगे। क्लियर बात। अब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए रेडियस ऑफ द स्फीयर तो कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, अरे रेडियस ऑफ द स्फीयर तो कांस्टेंट है, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट है, ठीक, और सिग्मा भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो खाली यही तो चेंज हो रहा है। ये क्या है, स्मॉल आर क्या है, आप स्मॉल आर और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस का रेडियस और बड़ा ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, और बड़ा ले सकते हैं। तो ये आर को आप चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी, गॉसियन सरफेस बड़ा छोटा होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यहां से भी पता चल रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट इसी में डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट। अब पॉइंट कहां पे ले लें, अब हम कहां ले लें, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कहां पे ले लें, सरफेस के, स्फीयर के सरफेस पे। सेकंड केस टू ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फेरिकल शेल, स्फीयर बोल रहे हैं या स्फेरिकल शेल बोलिए। अब हम क्या ले रहे हैं कि देखिए, अब हम इस स्फीयर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये पी पॉइंट है, इस स्फीयर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्फीयर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये एक स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये स्फीयर खुद ब खुद क्या बन गया, एक गॉसियन सरफेस बन गया कि नहीं, बिल्कुल गॉसियन सरफेस बन गया। मतलब कि ये एक स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो ये स्फीयर का सरफेस क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक। तो गॉसियन सरफेस बन गया, तो आप ये कह सकते हैं दिस इज द गॉसियन सरफेस। इस स्फीयर को ही गॉसियन सरफेस माना जा सकता है फिर, क्योंकि पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सरफेस पे ही, तो गॉसियन सरफेस भी वही स्फीयर होगा। चलिए अब टोटल चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कहा सरफेस, स्फीयर के सरफेस पे बात हो रही है, तो E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के, अब स्फीयर ये आपने लिया एक स्मॉल एलिमेंट, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ds, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ds। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, यहां चेंज कर लीजिए, ई ds cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई ds इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, इनसाइड चार्ज कितना है टोटल, इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ ds, ये ds क्या है, ये ds क्या है, गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम, याद रखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम कहां पे होगी, सरफेस पे। सरफेस के बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, वो भी किससे, इनवर्स स्क्वायर लॉ से, अभी पीछे देखा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी एज कंपेयर टू सरफेस पे। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम होती है। ठीक है, स्फीयर के बाहर जाएंगे, ठीक है, इधर की तरफ जाएंगे बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, स्फीयर के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी आगे कैलकुलेट करेंगे। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, 0 है, स्फीयर के उस साइड बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है, सरफेस पे। कितनी है, इतनी। क्लियर। अच्छा, टोटल चार्ज कितना दिया है, क्यू। अभी फिर यही बोले, अगर ये ना दिया होता क्वेश्चन में, इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब क्या होता, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब क्या होता। एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं, क्यू को क्या लिख सकते थे, क्यू इनसाइड को, क्यू इनसाइड कितना हो जाता, 1 यूनिट एरिया में इतना चार्ज, टोटल 1 यूनिट एरिया में चार्ज, और चार्ज जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर पे। तो स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे एरिया वो लिया गया है जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चार्ज स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का सरफेस एरिया लिया। यहां पे उठा के रख दीजिए वैल्यू, कितना हो गई, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, बचा कितना, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। देखिए कांस्टेंट दिख रहा है, सरफेस पे, इस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्फीयर, और मैक्सिमम है, मैक्सिमम भी है, इसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम भी है। थर्ड केस ले लेते हैं, तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस कैसे देखना है, देख लीजिए, इनसाइड। थर्ड केस क्या हो गया, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, स्फीयर माने स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक स्फीयर ले लिया हमने, स्फीयर पे चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कितना लिया है, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। अब इस स्फीयर का सरफेस ये है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फीयर के अंदर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर मान ले, बिल्कुल ठीक है। स्फीयर का रेडियस कितना ले लें, स्मॉल आर। गॉसियन सरफेस ये रहा आपका,
गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना ले लिया, स्मॉल आर, और इस स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर। तो क्लियर समझ में आ रहा है, आर लेस देन आर। गॉसियन सरफेस का रेडियस कम है स्फीयर के रेडियस से, तो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, अंदर। तो ठीक है, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले ले, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, डी एस वेक्टर। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, बाहर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ ये। और इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर वो भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द एरिया है, तो वो भी बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। गॉस लॉ अप्लाई कर दें, ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, डॉट प्रोडक्ट हटा दें, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ई डीएस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखिए डीएस, यहां पे जो डीएस लिया है वो गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए, स्मॉल रेडियस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। अरे इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक भी चार्ज नहीं। इस गॉसियन सरफेस के बाहर है ना सारे चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, 0, माने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। मतलब स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। स्फीयर के बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब स्फीयर के बाहर जाएंगे तो स्फीयर को क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज। स्फीयर पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इतनी होगी, स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी स्फीयर के सरफेस पे। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हर एक पॉइंट पे 0। क्लियर बात समझ में, होपफुली समझ पाए होंगे। तो चलिए इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ भी बताना जरूरी है। चलिए ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ये देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल शेल है। अच्छा, शेल का सेंटर ये रहा, शेल का सरफेस ये रहा। ठीक है, शेल का सरफेस ये रहा। अब ये बताइए, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है, इसके सरफेस पे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये हो गया सरफेस पॉइंट, r इक्वल्स टू r के बराबर। ये देखिए, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, तो डिस्टेंस जब स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा, स्फेरिकल शेल के रेडियस के बराबर हो गया, स्फेरिकल शेल के रेडियस के बराबर हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस r इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द स्फेरिकल शेल के बराबर हो गया, रेडियस के बराबर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम। अगर r ग्रेटर देन r, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो स्फीयर के रेडियस से क्या हो जाए, स्फेरिकल शेल के रेडियस से क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो पॉइंट कहां आ जाएगा, आउटसाइड द स्फीयर। देखिए, स्फीयर के बाहर पॉइंट है, r ग्रेटर देन r, तो उस केस में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये देखिए ग्राफ ऐसा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ग्राफ ऐसा जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही, स्फीयर पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
E इज इक्वल्स टू 0 फॉर R लेस देन R। क्लियर बात समझ में आई? तो ग्राफ आपका ये प्लॉट हुआ, मतलब ग्राफ आपका कुछ ये बन रहा है, देख लीजिए R और E के बीच में, R इक्वल्स टू R, ये ठीक है। ये कब है, ये कब होगा, जब R ग्रेटर देन R है और R लेस देन R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। क्लियर? तो ग्राफ आपका यही हमने प्लॉट करके बना दिया। चलिए आज हमने 2 एप्लीकेशन सीखी, अब एप्लीकेशन का पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम 2-3 एप्लीकेशन और डिस्कस कराएंगे, फिर पार्ट 3 बनाएंगे। देखते हैं जितनी एप्लीकेशन होगी उतना वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, खाली 2 हमने एप्लीकेशन डिस्कस कराई, इतना आप लोग कंसेप्ट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग सॉलिड स्फीयर का कंसेप्ट लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उसके बाद इनफाइनाइट शीट लेंगे, उसके थ्रू निकालेंगे। तो अभी 1-2-3-4 एप्लीकेशंस के और डिस्कस कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट 1 था एप्लीकेशन का, पार्ट 2 डिस्कस कराएंगे और डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।